स्टोरी स्पीकर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं स्टोरी स्पीकर यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाजरीन, इससे कबल हमारे चैनल पर आप स्पेशल एजेंट की 6 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 7 मुलाहिजा कीजिए। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन लाजमी सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। बस इससे पहले तो मैंने आपसे बात की थी और आपने मुझे हदायत दी थी अवर। ब्रोनू ने होंठ भींचते हुए कहा। वो अपने ख्याल की बात की ज़ुबान से तस्दीक करना चाह रहा था। क्या कर रहे हो? क्या तुम नशे में हो अवर? चीफ बास ने हल्क के बल चीखते हुए कहा और ब्रोनू ने जहाज से कूदने से लेकर डी सल्वा तक पहुंचने और फिर कार करने से लेकर अपने कैद होने और अब उस कमरे तक पहुंचने की तमाम तफासील बता दी। ओह, इसका मतलब है डी सल्वा गद्दार हो गया है और ब्रोनू ये ज़बरदस्त चोट है। फौरन इस डी सल्वा का खात्मा करके उससे ब्लू कैप्सूल हासिल कर लो अवर। चीफ बास ने परेशान लहजे में कहा। वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन प्लीज़ अब आप मुझे इस कैप्सूल को बाहर निकालने के बारे में कोई हदायत न दें। मैं हालात को देखते हुए कैप्सूल समेत निकल आऊँगा अवर। ब्रोनू ने कहा। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे तो वो ब्लू कैप्सूल चाहिए और बस अवर। चीफ बास ने कहा। ओके बास, आप बेफिक्र रहें। ब्रोनू सिर्फ एतमाद में मार खा गया था, वरना उसने कच्ची गोलियां नहीं खेली अवर। ब्रोनू ने बावकार लहजे में कहा। ब्रोनू, कैप्सूल की जान से भी बढ़कर हिफाजत करना ये हमारे लिए बेहद कीमती है अवर। चीफ बास ने कहा। आप बेफिक्र हैं, इसकी अहमियत मैं समझता हूँ अवर। ब्रोनू ने होंठ भींचते हुए कहा और फिर दूसरी तरफ से अवर एंडाल की आवाज़ सुनते ही ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। अब सारी सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो चुकी थी और इसने अंदाज़ा लगा लिया था कि डी सल्वा ने इसे कैसे ट्रैप किया है और अब उसे मालूम हो गया था कि वो क्यों बहाना बनाकर बाहर निकल गया था। वो समझ गया था कि डी सल्वा के इस ट्रांसमीटर का ताल्लुक किसी और रिसीवर से होगा, जहां से इसने खुद को चीफ बास की आवाज़ बनाकर इसे ट्रैप किया और इस तरह आसानी से इसे ब्लू कैप्सूल हासिल कर लिया। रोबोट वाली आवाज़ यकीनन उसने पहली टैप कर रखी होगी, लेकिन ये बात उसकी समझ में ना आ रही थी कि उसने ब्रोनू को जिंदा क्यों रखा। और दूसरे लम्हे से ये भी ख्याल आ गया कि डी सल्वा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कैप्सूल को छुपाना चाहता था। यकीनन इसे मालूम होगा कि स्पेशल एजेंट के जिस्म में वो माइक्रो ट्रांसमीटर छुपा हुआ है जिसका राब्ता हेडक्वार्टर से रहता है। यह मशीनी राब्ता उस वक्त टूट जाता है जब कोई स्पेशल एजेंट मरता है। इस तरह हेडक्वार्टर को कम से कम इस कदर जरूर मालूम रहता है कि स्पेशल एजेंट जिंदा है या मर चुका है। डी सल्वा अगर ब्रोनू को हलाक कर देता तो फिर यकीनन हेडक्वार्टर को मालूम हो जाता और वो इसकी तहकीक के लिए फौरन ही हरकत में आ जाता, जब कैसे कैद रखकर वो हेडक्वार्टर को मुतमईन रख सकता था। ब्रोनू दांत पीसता हुआ इस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो फैसला कर चुका था कि डी सल्वा को इस गद्दारी की ऐसी सजा देगा कि इसकी रूह भी सदियों तक बलबलाती रहेगी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो एक छोटी सी राहदारी में आ गया जिसके अख्ताम पर उसी तर्ज का कमरा था जैसा कि पहली राहदारी के अख्ताम पर था, लिफ्ट की तरह ऊपर नीचे आने जाने वाला। ब्रोनू ने लिफ्ट का बटन दबाया तो कमरा ऊपर को चढ़ता चला गया। फिर जब कमरे की हरकत रुकी तो उसने दरवाज़ा खोला और एक बड़े कमरे में पहुंच गया। लेकिन इस कमरे में पहुंचते ही जैसे इसने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, उसके कदमों को एक जोरदार झटका लगा और वो उछलकर मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। इसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने अचानक इसको कदमों से जकड़ लिया हो और चूंकि इसका जिस्म हरकत में था इसीलिए पैरों के जाम होते ही वो मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। नीचे गिरते ही उसने जैसे उठने की कोशिश की तो वो एक तवील सांस लेकर रह गया। उसने नीचे गिरते हुए अपना चेहरा फर्श से टकराने की बजाय अपने दोनों हाथ फर्श पर रखे हुए थे और अब उसने दोनों हाथ भी फर्श के साथ चिपका लिए थे। उसने हाथ छुड़ाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन न जाने फर्श में क्या खासियत थी कि वो किसी तरह भी इसका हाथ न छुड़ा सका और वो बेबसी से उसी अंदाज में वहीं फर्श पर औंधे मुंह पड़ा रह गया। अलबत्ता वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि किसी को बेबस करने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है। अभी से वहीं पड़े हुए चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि अचानक सामने की दीवार दरमियान से हटी और डी सल्वा स्पीकिंग गून पहने अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ सील्ड गनों से मुसल्लह 2 अफराद भी थे। ओह जनाब ब्रोनू, आप और यहाँ? डी सल्वा की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। मैं एक ज़रूरी काम के लिए तुमसे मिलने आ रहा था,
लेकिन ये क्या चक्कर है, ब्रोनू ने सर उठाकर कहा। उसका लहजा नर्म था क्योंकि वो चाहता था कि किसी तरह इस बेबसी से छुटकारा हासिल हो जाए, इसके बाद वो इस डी सल्वा से निपट लेगा। लेकिन आप यहाँ कैसे पहुंचे? डी सल्वा के लहजे में हैरत का अंसर नुमाया था। उसी लम्हे वो दरवाज़ा खुला जिसमें से ब्रोनू अंदर दाखिल हुआ था। ये दरवाज़ा अब ब्रोनू की साइड पर था। बस ये साहब दरमियानी खिड़की तोड़कर स्पेशल रूम में गए हैं और वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं और बास ने चेक किया है। वहाँ मौजूद ट्रांसमीटर से दरवाजे की कॉल भी की गई है। ट्रांसमीटर का मीटर लंबे फासले की कॉल शो कर रहा है। दरवाजे से दाखिल होने वाले डी सल्वा के तीसरे साथी ने कहा, ओह तो मिस्टर ब्रोनू, आपने चीफ बास से बात की होगी। डी सल्वा ने कदरे तुर्श लहजे में कहा, हाँ मैंने चीफ बास से बात करने की कोशिश की, लेकिन चीफ बास हेडक्वार्टर में मौजूद नहीं है, इसीलिए बात नहीं हो सकी। मैं दरअसल उनसे पूछना चाहता था कि जिन कागजात को लेबॉर्ट्री से उड़ाने के लिए एल्विन को लेबॉर्ट्री में छोड़ा गया था उसमें क्या रिपोर्ट दी है। ब्रोनू ने बात को बदलते हुए कहा, कागजात के लिए एल्विन को लेबॉर्ट्री में छोड़ा गया था, क्या मतलब? डी सल्वा ने चौंकते हुए पूछा। इस ब्लू कैप्सूल से मुतल्लिक कागजात हैं जिनमें डॉक्टर मार्टन ने इस ब्लू कैप्सूल के मुतल्लिक एक अहम खामी को दूर करने के बारे में रिसर्च की है। उन कागजात के बगैर ये कैप्सूल बेकार है। इसमें मौजूद जरासीम काम नहीं कर सकते क्योंकि वो कागजात अलहदा शोबे में थे, इसीलिए वहाँ से इन्हें हासिल करने के लिए एक अलहदा साथी को वहीं छोड़ दिया था ताकि जब ब्लू कैप्सूल की चोरी का हंगामा सर पड़ जाए तो वो कागजात वहाँ से उड़ाकर हेडक्वार्टर पहुँच जाए। ब्रोनू ने वहीं पड़े पड़े जवाब दिया, ओह तो ये बात है, वो एजेंट किस हैसियत में वहाँ मौजूद है? डी सल्वा ने पूछा। तुम पहले मेरी जान इस फर्श से छुड़ाओ, तुम बातें ही किए जा रहे हो, मेरी हालत नहीं देख रहे? ब्रोनू ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी मिस्टर ब्रोनू, पहले आपको इस एजेंट के बारे में बताना होगा। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मेरे इल्म में हर बात होनी चाहिए। डी सल्वा ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, सुनो डी सल्वा, अपनी औकात में रहो तो ज़्यादा बेहतर है। ये काम बराह रास्त हेडक्वार्टर से मुतल्लिक है। अगर वो हेलीकॉप्टर चेक ना हो जाता तो तुम तक बात ही ना पहुंचती। ब्रोनू ने तर्क लहजे में कहा। तो आपको क्या मालूम है कि वो स्क्वाड्रन वैसे ही फ़ज़ा में उड़ पड़ा था? ये बात नहीं, इन्हें बाकायदा इतला दी गई थी और फिर यहाँ पहुँचने तक आप पर हमारी नज़र थी। डी सल्वा ने कहा, बकवास मत करो, ख्वामुखा अपनी चौधराहट जमा रहे हो। ब्रोनू को चक्कर देने तुम जैसे लोगों का काम नहीं। ब्रोनू ने कहा, तुम अपने आप को ना जाने क्या समझते हो? अगर इतने ही 30 मार खान हो तो फिर अपने जिस्म को इस फर्श से छुड़ा कर देखो। अगर मैं चाहूँ तो तुम इसी तरह फर्श से चिपके भूखे प्यासे मर सकते हो, समझे स्पेशल एजेंट साहब? डी सल्वा अब सारे तकल्लुफ़ात भलाए ताक रख कर खुलकर सामने आ गया था। क्या मतलब? क्या तुम हेडक्वार्टर से गद्दारी करोगे? जानते हो इसकी क्या सज़ा है? ब्रोनू ने तर्क लहजे में कहा। हेडक्वार्टर को इस बात में कभी इत्तला नहीं हो सकती। यहाँ से ब्रोनू को सरहद पार करा दी जाएगी और ब्लू कैप्सूल इसकी जेब में होगा। इसके बाद ब्रोनू के साथ क्या हुआ और वो कहाँ चला गया, इससे डी सल्वा का कोई ताल्लुक नहीं, समझे? फिर हेडक्वार्टर जाने और इसका स्पेशल एजेंट। डी सल्वा ने जहरीले अंदाज में हंसते हुए कहा, हो ना हो तो इसका मतलब है तुम डबल क्रॉस कर रहे हो। ब्रोनू ने होंठ भींचते हुए कहा। डबल क्रॉस नहीं, ट्रिपल क्रॉस। डी सल्वा रूसिया का सुपर एजेंट है और वेस्टर्न कार्मन का टॉप एजेंट और जगरफाल की तंजीम का मुकामी एजेंट। अब समझे मिस्टर ब्रोनू, स्पेशल एजेंट? डी सल्वा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ये ब्लू कैप्सूल किसके हवाले करना चाहते हो? ब्रोनू ने स्पार्ट लहजे में कहा। जो भी ज्यादा रकम मुहैया करेगा, ये मेरा मसला है, मैं खुद इससे निपट लूंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अब तुमने कागजात वाली नई उलझन डाल दी है, इसीलिए तुम्हें अब बताना होगा कि असल बात क्या है। डी सल्वा ने कहा, तुम शायद ब्रोनू को अच्छी तरह नहीं जानते, अगर जानते हो तो ऐसी बात नहीं करते। बहरहाल अब तुम खुलकर सामने आ गए हो तो ठीक है, तुम जो चाहो मेरे साथ सलूक करो, मुझे कोई एतराज ना होगा। तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे हलाक कर दोगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? ब्रोनू ने कहा। मिस्टर ब्रोनू, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैं जानता हूं कि जगरफाल के स्पेशल एजेंटों के जिस्मों में माइक्रो ट्रांसमीटर फिट हैं जो उनकी मौत और जिंदगी का पता हेडक्वार्टर को मुसलसल देते रहते हैं, इसलिए ब्रोनू पाकिस्तान की हदूद में नहीं मर सकता। सरहद पार होने के बाद ब्रोनू के दिल की हरकत किसी हादसे में भी रुक सकती है और इसी तरह डी सल्वा के हाथ साफ रहेंगे। बाकी रही ये बात कि तुमसे अपनी मर्जी की मालूमात कैसे हासिल की जा सकती हैं, यह तरीका मुझे आता है, डी सल्वा ने कहा और इसके साथ ही उसने अपने पीछे खड़े हुए दोनों साथियों को इशारा किया और वो दोनों तेजी से आगे बढ़े, लेकिन ब्रोनू के करीब आने की बजाय वो दोनों दीवार के साथ लग कर खड़े हो गए।
انہوں نے اسٹین گنوں کا رخ برونو کی طرف کر لیا۔ ادھر دوسری طرف موجود تیسرے مسلح آدمی نے بھی اپنی گن برونو کی طرف موڑ دی۔ ڈی سلوا واپس مڑ کر دروازے میں غائب ہو گیا۔ برونو حیرت سے وہیں فرش پر چپکا ہوا سوچ رہا تھا کہ آخر ڈی سلوا کیا کرنا چاہتا ہے۔ ڈی سلوا چند لمحوں بعد ہی واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک غبارہ سا تھا، سرخ رنگ کا غبارہ۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر ہاتھ گھمایا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں موجود غبارہ اسی حیرت سے دیکھتے ہوئے برونو کی ناک سے آ کر ٹکرا گیا اور اس کے ساتھ ہی ہلکا سا دھماکہ ہوا اور سرخ رنگ کی گیس برونو کے گرد تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ برونو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن یکلخت خوفناک زلزلے کی زد میں آ گیا ہو، اور پھر اس کے بعد ذہن پر تاریکی کا پردہ طاری ہوتا چلا گیا۔ X2 عمران کے گھماتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی محسوس آواز سنائی دی اور عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ بلیک زیرو کے خود جواب دینے کا یہ مطلب تھا کہ وہ ڈی سلوا کی رہائش گاہ سے واپس آ چکا تھا۔ عمران بول رہا ہوں، کیا رہا تمہاری اٹک بیٹھک کا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ عمران صاحب، ڈی سلوا اس چکر میں یقیناً ملوث ہے، اور ساتھ ہی ایک اور حیرت انگیز اطلاع ہے کہ ڈی سلوا کی جیب سے مجھے ایک کارڈ ملا ہے جس میں نے لائبریری میں آ کر چیک کیا۔ اس کارڈ کا تعلق ایکریمیا کی سائنٹیفک اسپیشل ایجنسی جگر فال سے ہے۔ بلیک زیرو نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ جگر فال؟ اوہ، تو اس چکر میں جگر فال ملوث ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ ایکریمیا نے سائنسی رازوں کو اڑانے کے لیے محسوس اسپیشل ایجنسی قائم کر رکھی ہے اور انہیں سائنسی لیبارٹری سے راز اڑانے کی خصوصی تربیت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایکریمیا کو ان جراثیم کے بارے میں سن گن مل گئی ہوگی، چنانچہ اس نے اڑانے کا پروگرام بنایا اور جگر فال کو حرکت میں لایا گیا۔ گڈ کلیو، لیکن ڈی سلوا کی رہائش گاہ کی تلاشی میں صرف یہی کارڈ ملا ہے اور کچھ نہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور جواب میں بلیک زیرو نے ڈی سلوا کی رہائش گاہ میں داخل ہونے سے لے کر واپس آنے تک کی تمام تفصیل بتا دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ڈی سلوا اب چوکنا ہو گیا ہے، لیکن جس انداز میں یہ کیپسول لیبارٹری سے اڑایا گیا ہے اور اس انداز میں وہ آدمی ملٹری انٹیلیجنس کے گہرے سے نکلا ہے، وہ کسی عام آدمی کے بس کا روگ نہیں۔ ایسے کام تو محسوس انداز میں تربیت یافتہ اسپیشل ایجنٹ ہی کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ڈی سلوا کے ذمہ صرف یہی کام لگایا گیا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر مارٹن کو اغوا کرے اور پھر اس کی جگہ اسپیشل ایجنٹ نے لے لی ہوگی۔ بہرحال میں معلوم کر لوں گا۔ سفتر اور جولیا کی طرف سے کوئی رپورٹ؟ عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے جواب میں جولیا اور سفتر کی طرف سے موصول ہونے والی رپورٹیں عمران کو بتا دی۔ ہو نہ ہو تم ایسا کرو کہ ممبروں کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ ڈی سلوا کی رہائش گاہ کی مکمل نگرانی کریں۔ اگر وہ کہیں جائے تو اس کی نگرانی کی جائے۔ میں جلد ہی تمہیں مزید ہدایات دوں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ تیزی سے مڑا اور آپریشن روم کی طرف بڑھنے لگا۔ لیبارٹری سے اس آدمی کا دستیاب ہو جانا اتفاق نہ تھا۔ عمران نے بطور ایگزیکٹو ڈاکٹر ناتھن سے بات کی تھی، تو ڈاکٹر ناتھن نے بتائی ہوئی یہ بات اس کے ذہن میں تھی کہ ڈاکٹر مارٹن ان جراثیم کی حامی دور کرنے کی سلسلے میں تحقیق کر رہا تھا، اور وہ اس سلسلے میں تھیوری کو کیسے چھوڑ سکتے تھے، اور چونکہ بیک وقت دو کام نہ ہو سکتے تھے، اسی لیے یقیناً کیپسول تو فوری طور پر چرا لیا گیا ہوگا اور کاغذات کے لیے انہوں نے اپنا کوئی آدمی وہاں چھوڑ دیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے یہ وہی آدمی ہو جس نے اس کیپسول کی اہمیت کے بارے میں اطلاع دی ہو۔ وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہو، چنانچہ اس نے اس خیال کی تصدیق کے لیے فوری طور پر لیبارٹری جانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر وہاں جا کر اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اسے جوزف کی ایک خاصیت کا اچھی طرح علم تھا کہ جوزف چونکہ جنگلی زندگی کا عادی رہا ہے، اسی لیے اس کی قوت شامہ یعنی سونگھنے کی حس بے حد تیز تھی۔ وہ معمولی سی بو بھی فوراً سونگھ لیتا تھا، اور عمران کو معلوم تھا کہ ڈیفنس لیبارٹریوں کو ڈاج دینے کے لیے صرف BZ میک اپ استعمال کیا جا سکتا تھا، اور جس طرح مجرم یعنی بغیر کسی شعبہ کے لیبارٹری میں داخل ہو گئے تھے، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ BZ میک اپ میں ہوں گے، اسی لیے آلون ٹائپ کمپیوٹر ان کے میک اپ نہ چیک کر سکا تھا۔ BZ میک اپ کا خاص عنصر چیری کا جور ہوتا ہے۔ چیری کی ہلکی سی بو اس میک اپ سے مسلسل نکلتی رہتی ہے، لیکن یہ بو اس قدر ہلکی ہوتی ہے کہ انتہائی تیز قوت شامہ کا مالک ہی اسے سونگھ سکتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے وہ جوزف کو اپنے ہمراہ لے گیا تھا، اور ظاہر ہے جب جوزف کو لے جانا تھا تو جوانا بھی ساتھ لے گیا تھا کہ چلو لیبارٹری والوں پر ہی روب جم جائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا جب عمران نے جوزف کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے کہا
कि वो चेक करे कि किसके चेहरे या कनपट्टी से चेहरे की बू आ रही है तो इसे पकड़कर अलहदा कर दे। तो जोसेफ ने उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक चेहरे की हल्की सी बू सूंघ ली थी और वो आदमी सामने आ गया। और अब ब्लैक ज़ीरो की इत्तला के बाद मामलात और ज़्यादा वाज़ेह हो गए थे। यही बात सोचता हुआ ऑपरेशन रूम में पहुंच गया। वो आदमी बेंच पर प्लेटों से जकड़ा हुआ अभी तक बेहोश पड़ा था, जबकि जोसेफ और जवाना दोनों उनकी दोनों साइडों पर मौजूद थे। उसे होश में ले आओ जोसेफ, और जवाना तुम हंजर पकड़ लो, मुझे ज़रा जल्दी है, इमरान ने स्पार्ट लहजे में कहा। और जवाना बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इसकी मुस्कुराहट उस भूखे भेड़िए की तरह थी जिसे कई दिनों बाद अचानक कोई शिकार नजर आ गया हो। ओह मास्टर, हंजर की क्या ज़रूरत है? जवाना की उंगलियां हंजरों से कम हैं क्या? जवाना ने दांत निकालते हुए कहा। लेकिन हंजर से डराया जा सकता है, जबकि तुम्हारी उंगलियों को तो वो गना समझकर चूसना शुरू कर देगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और जवाना ने अपनी बेल्ट के अंदर अड़ा सा हुआ एक बारीक धार लेकिन चमकदार सतह का हंजर निकाल लिया। और जोसेफ ने होश में लाने वाली इमरान की महसूस तकनीक इस्तेमाल की, यानी इस आदमी को नाक और मुंह के बैक वक्त दोनों हाथों से बंद कर दिया। सांस रुक जाने की वजह से चंद ही लम्हों बाद उस आदमी के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसने आंखें खोल दी। जोसेफ इसके होश में आते ही एक कदम पीछे हट गया। उसकी नाक काट डालो जवाना, ये बड़ी बदसूरत नाक उठाए फिर रहा है, इमरान ने सर लहजे में करीब खड़े जवाना से मुखातिब होकर कहा। और जवाना ने भी बिजली की सी तेजी से हंजर का वार किया और इस आदमी की आधी नाक कट कर नीचे जा गिरी। उस आदमी के हल्क से खौफनाक चीख निकली। उसके बाएं हाथ की उंगलियां भी फटी हैं, इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। तो दूसरे लम्हे जवाना का हाथ एक बार फिर हरकत में आया और बेंच पर रखे हुए उस आदमी के हाथ की दो उंगलियां कट कर दूर जा गिरी। उस आदमी के चेहरे पर तकलीफ के साथ साथ शदीद खौफ और एराज के आसार नुमायां थे। वो बुरा चीख रहा था, जबकि जवाना किसी रोमन जल्लाद की तरह हंजर उठाए इमरान के हल्क से निकलने वाले अल्फाज की तामील के लिए पूरी तरह मुस्तैद खड़ा था। काका क्या कर रहे हो? नौजवान ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं जनाब, ताकि आपको बदसूरती से छुटकारा दिलाया जा सके, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और रुक जाओ मत मारो, नौजवान ने हल्क के बल चीखते हुए कहा। उसकी बाएं आंख, इमरान ने कहा, और जवाना का खून आलूदा हंजर एक बार फिर हवा में बुलंद हुआ। रुक जाओ फॉर गॉड सेक, रुक जाओ, मत जुल्म करो मुझ पर, रुक जाओ, नौजवान ने बुरी तरह सर मारते हुए कहा। अब इसकी आंखें और चेहरे पर बेपनाह दहशत के आसार नुमायां हो गए थे। वाकई बाएं आंख टेढ़ी है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। और जवान के हंजर की हरकत के साथ ही नौजवान के हल्क से एक ऐसी चीख निकली जैसे इसे ज़बा किया जा रहा हो, और उसकी बाएं आंख का ढेला हंजर की नोट से निकलकर फर्श पर जा गिरा। अब आंख के भयानक घड़े से खून आलूदा कीचड़ नमा पानी बहने लगा। नौजवान तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो चुका था। उसकी नाक से बहने वाले खून ने उसके चेहरे का निचला हिस्सा और गर्दन को आलूदा कर दिया था, जबकि उंगलियों से निकलने वाले खून ने बेंच को तर कर दिया था। जोसेफ, आखिर ये बेहोश क्यों हो जाता है? इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। और जोसेफ ने आगे बढ़कर इस बार पूरी कुव्वत से नौजवान के चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि इसकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी और साथ ही नौजवान के मुंह से 3 दांत जलती हुई फुलझड़ी की चिंगारियों की तरह बाहर आ गिरे और नौजवान ने अकलौती आंख खोल दी। उसका जिस्म तकलीफ की शिद्दत से अब बुरी तरह लरजने लगा था। मार डालोगे मुझे, मार डालोगे जालिमों, नौजवान ने कर्राहते हुए अंदाज में चीख कर कहा। उसकी दूसरी आंख में इमरान का लहजा बदस्तूर सर्द था। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ये जुल्म है, रुक जाओ, तुम जो पूछोगे मैं बताऊंगा, मगर रुक जाओ। नौजवान दूसरी आंख का सुनते ही बेअख्तियार चीख पड़ा। जवाना, क्या ख्याल है, सर्जरी काफ़ी हो गई है या? इमरान ने नौजवान की बात का जवाब देने की बजाय जवाना से मुखातिब होकर कहा। अभी तो बहुत सी बदसूरतियाँ इसके जिस्म में मौजूद हैं। जवाना ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, दरिंदे ना बनो, मुझे मत मारो, रहम करो मुझ पर, नौजवान ने डूबती हुई आवाज़ में कहा। वो दोबारा बेहोश हो रहा था। उसके मुंह में पानी डालो जोसेफ, और फिर इसकी बैंडेज कर दो, कहीं ये खून के रास्ते हमारे हाथों से ना निकल जाए, इमरान ने कहा। और जोसेफ ने कोने में पड़ी मेज से पानी का जग उठाया और इस नौजवान के चेहरे और मुंह पर डाल दिया। कुछ पानी उसने मुंह में कटी हुई उंगलियों पर डाल दिया। ठंडा पानी पड़ने की वजह से न सिर्फ खून की रवानी कम हो गई, बल्कि नौजवान भी दोबारा होश में आ गया। फिर इमरजेंसी बॉक्स उठाकर उसने जल्दी से इब्तदाई मरहम पट्टी भी कर दी
تاکہ مزید خون نہ نکل سکے۔ نوجوان کی ڈوبتی ہوئی نبض اب تیزی سے بحال ہونے لگ گئی تھی۔ اس کے چہرے کا زرد ہوتا ہوا رنگ دوبارہ گلابی ہونے لگ گیا تھا اور چند لمحوں بعد اس کی اکلوتی آنکھ میں زندگی کی چمک ابھر آئی تھی۔ پانی، مجھے پانی اور دو، نوجوان نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور عمران کے اشارے پر جوزف نے اس کے حلق میں اور پانی انڈھیل دیا۔ ہاں تو مسٹر، پہلے تمہارا نام، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ پلاسٹک سرجری ہم نے کس کی ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مت کرو سرجری، میں بتاؤں گا، سب کچھ بتاؤں گا، تم جیسے ظالم لوگوں سے کچھ بھی چھپایا نہیں جا سکتا، نوجوان نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ اتنی دیر میں تم اپنا نام بتا سکتے تھے، دیکھو ابھی سرجری کے لیے اور بھی مریض پڑے ہیں، اگر ایک ہی پر اتنی دیر ہم نے لگا دی تو پھر کیا کما لیا ہم نے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔